बैठो जल्दी। पीछे वाला मस्त है सब, टीवी वगैरह दिख रहा है। है क्या? बैठो जल्दी सभी लोग, लेट कर देते हो तुम लोग 5-10 मिनट ऐसे ही। देखो अभी आ रहे हैं ये लोग। टाइम से आया करो जो लेट आते हैं। तो टाइम टाइम का कदर किया करो, टाइम से नहीं आते हो, दूसरे का टाइम लेट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका इसके बाद भी क्लास होता है, लेट कर देते हो। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। आगे सभी, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। पहला वर्ड है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है भव्य या शानदार, यानी मैजेस्टिक है, भव्य है, शानदार है, मार्वलस है, उसे कहते हैं अगस्त। तो अगस्त को याद कर लो 15 अगस्त से, यानी कि 15 अगस्त क्रांतिकारियों का दिन, यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। यानी वो कैसा त्योहार है? भव्य त्योहार है और शानदार त्योहार है। तो अगस्त का मतलब क्या हो गया? भव्य या शानदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा योग्य, यानी डिटेस्टेबल है, घृणा योग्य है। जो चीज क्या हो, जो नापसंद करा जाए। यानी देखो, घृणा का मतलब होता है कि जिसे पसंद नहीं करते हो, यानी नापसंद करने वाले हैं जो जिस चीज को, या फिर उसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसे कहते हैं एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल को याद करो। देखो यहां पर है अब्बू और यहां पर है मीना। यानी अब्बू जो है उनकी एज है 70 साल, और मीना जो है उनकी एज है 50 साल, 18 साल। यानी कि दोनों का एज 70 साल और 50 साल है। और डेली ये लोग क्या करते हैं? पार्क में जाके झूला झूलते हैं। अब ये काम कैसा है? अब ये काम अच्छा है? यानी ये काम अच्छा नहीं, ये कैसा काम है? ये घृणा योग्य है। यानी 18 साल के लोग जाके क्या देखेंगे? बोलेंगे घृणा योग्य काम है। तो एबोमिनेबल, अब्बू और मीना, और अब्बू और मीना का जो काम है एबोमिनेबल है। अब देखो एबल लगा है, मतलब योग्य ही होगा, यानी घृणा के योग्य है, एबोमिनेबल है। अब क्या करता है एग्जाम में? एबोमिनेट कर देता है, शब्द बदल जाएगा, एबोमिनेबल कर देगा, एबोमिनेट कर देगा, एबोमिनेबिंग कर देगा। सबका मतलब होगा घृणा योग, यानी अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होंगे लेकिन मतलब वही होगा, घृणा के योग। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, यानी कि अनसक्सेसफुल को बोलते हैं अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव को याद करो, अब और टीवी, यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। बचपन में पूरे दिन टीवी देखा करते थे तो घर वाले क्या बोलते थे? और ज्यादा टीवी देखोगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यानी सीधा सा मतलब ये था कि असफल को दिखाते थे, असफलता को दिखाते थे। तो अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनेथिमा। एनेथिमा का मतलब होता है अभिशाप, यानी एनेथिमा का मतलब होता है कर्स, अभिशाप। अब देखो एक शब्द लगा है मेलिडिक्ट, यानी मेल एक रूट वर्ड है, उसका उल्टा होता है बैन। अब लिखा है एनेथिमा, एनेथिमा का मतलब हो गया अभिशाप। तो देखो इसमें एनेथिमा में नहीं लग रहा है अनाथ की माँ, यानी एनेथिमा अनाथ की माँ, और अनाथ की माँ नहीं होती है क्योंकि उन्हें क्या मिला होता है? अभिशाप मिला होता है, कर्स मिला होता है, मेलिडिक्शन मिला होता है, यानी उसे अभिशाप मिला होता है। तो एनेथिमा का मतलब अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, यानी अडेज का मतलब होता है कहावत, युक्ति वचन, नीति वचन, उसे कहते हैं अडेज। अब अडेज को याद करो आधी एज से, इसमें लगा है एज, और एडी को याद कर लो आधी एज, यानी जिनकी आधी एज हो जाती है वो क्या सीख लेते हैं? कहावत करना। यानी हर बात पे, जिसके घर में दादा उदा जी होंगे वो जरूर जानता होगा। यानी घर में क्या कि अगर 6-7 बजे सो के उठ गए, 6-7 बजे उठने का टाइम है, उठ रहे हो 6 बजे 7 बजे, हम तुम्हारी उम्र के थे तो 4 बजे उठा करते थे, 3 बजे उठा करते थे, बोलते होंगे।
सच्चाई ये है कि 10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती होगी। होता है कि बोलेंगे कि 4 बजे उठा करता था, 3 बजे उठा करता था। देखो ये अलग अलग सिद्धांत है, यानी अलग अलग सिद्धांत समझ में नहीं आता है। मुझे भी एक बार पता चला कि सुबह उठने से बड़ा अच्छा होता है, दिन अच्छा जाता है। मैं सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे उठ के देखा, एक तो उठने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती उठा, अलार्म लगा के उठा। 4 बजे उठा कि दिन मेरा पूरा अच्छा जाएगा, पूरा समय मिलेगा, पूरा का पूरा दिन बेकार। ऐसा लगा कि नशा सा कुछ आ रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं लगा, कोई चूस लिया है, यानी इस तरीके से बना था, पूरा का पूरा दिन बेकार। तो सुबह में उठना कोई जरूरी नहीं है, आराम से 6 बजे 7 बजे उठो, पूरा दिन यूटिलाइज कर लो। अब ये जो है पूरा का पूरा कहावत कौन कहते हैं? आधे उम्र के लोग। तो यानी अडेज, आधी एज, और आधी एज के लोग जो क्या कहते हैं? कहावत करते हैं, मैगजीम कहते हैं, युक्ति वचन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडहिरेंट। एडहिरेंट का मतलब होता है समर्थक या अनुयायी, यानी कि जो किसी का सपोर्टर हो गया, जो किसी का अनुयायी हो गया, उसे एडहिरेंट कहेंगे। जैसे आप लोग एक शब्द बोलते हो सपोर्टर, जैसे कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई आरजेडी का सपोर्टर है, यानी जितनी पार्टियों के सपोर्टर हैं उनको आप सपोर्टर कहते हो, उसे एडहिरेंट भी कहा जाता है। या फिर कोई एक बहुत बड़े महात्मा जैसे आसाराम बापू जैसे कोई है, उनका कोई अनुयायी हो गया, राम रहीम जैसे, तो उनको बोलेंगे एडहिरेंट। यानी कि मान के चलो अच्छे में ले लो, किसी को कोई अच्छा वाला है, वो क्या हो गया, उसके अनुयायी बन गए, उसको एडहिरेंट कहते हैं, यानी अनुयायी है, समर्थक है। याद कैसे करोगे? तो देखो यहां लगा है आधे और रेंट, यानी एडहिरेंट आधे और रेंट। जो जिसका सपोर्टर होता है कहता है कि आधे रेंट दे के रह जाना इसमें। जैसे किसी का सपोर्ट कर रहा है, जहां बोलो वैसा चला जाए। उसका कोई लॉज है, अब पटना में कोई ऐसा लॉज बना दिया, अब बोला कि आधे रेंट सबसे 6,000 लेते, तुम 3,000 दे देना। क्यों? क्योंकि तुम समर्थक हो या अनुयायी हो। यानी समर्थक और अनुयायी एक स्पेशल शब्द हो गया। सीधा सा समझ लो सपोर्टर, जो सपोर्ट करने वाला है वो आधा रेंट दे के रहता है। तो एडहिरेंट आधा रेंट। क्यों आधा रेंट दिया? क्योंकि क्या है, वो सपोर्टर है, अनुयायी है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि अचानक से जीपी हो गया, अब इसका मतलब हो गया एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल को याद कैसे करोगे? तो एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट बता के होता है, यानी इधर से आया, इधर से इधर आया, यानी कि दो अचानक से आए और अचानक से क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंटली। अब एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटली हो जाएगा, यानी एक्सीडेंटल का मतलब क्या हो गया? अचानक, यानी एक्सीडेंट होता है अचानक से। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर, यानी अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, उसे कहते हैं अबाउंड। अब अबाउंड को याद करो, ये हालांकि याद भी होगा आपको। अबाउंड ए और बाउंड को याद कर लो बूंद से, यानी एक एक बूंद से क्या हो जाता है? भंडार लग जाता है, विशाल हो जाता है। होता है कि नहीं? भारत नहीं, विश्व का बताओ, विश्व में सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा पानी रखती है नील नदी, अमेजन नदी है शायद, यानी सबसे ज्यादा पानी स्टोर करने वाली नदी है अमेजन। अमेजन का जो उद्गल मतलब जहां से ओरिजिन पॉइंट है, वहां से पता है आपको एक एक बूंद दिखा जा सकता है, यानी कि एक एक बूंद जो पानी निकल रहा है उसको आप देख सकते हो, अमेजन नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है। तो उसे ही कहते हैं, एक एक बूंद से पूरा का पूरा तालाब भर जाता है, तो उसे ही कह दो अबाउंड है, यानी कि प्रचुर है, प्लेंटीफुल है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो अबाउंड, अबाउंड अबूंद, और एक एक बूंद से क्या हो गया? प्रचुर हो गया। हालांकि ये शब्द आपको याद भी होगा, अबाउंडेड। अब देखो अबाउंड से बना होता है अबंडेंट, अबंडेंट भी इसी का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उकसाना, एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बिगाड़ देना। अब जैसे एग्रावेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मतलब बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना। एक इडियम कहा जाता है पुट द सॉल्ट ऑन द वाउंड, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, यानी बद से बदतर बना देना। एड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना, बद से बदतर बना देना। उसी का मतलब होता है एग्रावेट करना, यानी उकसा देना। अब उकसाना कैसे है? जैसे एग्रावेट को याद कर लो अगरबत्ती से, एग्रावेट अगरबत्ती। जैसे बर्थडे पार्टी में कभी गए होगे, बर्थडे पार्टी में बलून लगा होता है, अब बलून को कैसे फोड़ते हैं? अगरबत्ती से, यानी अगरबत्ती से क्या ज्यादातर हाथ से तो फोड़ने लगे हैं, यानी कि जो अगरबत्ती है वो किसी भी चीज से, अब मान के चलो छोड़ो बलून को, छोड़ दो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा है, पढ़ने आए हो, एक अगरबत्ती लेके आए जला के और पीछे उसको छुआ दिया, अब बताओ उकसेगा कि नहीं?
उसी को कहते हैं एग्रावेट कर देना, उकसा देना। यानी अगरबत्ती से क्या कर दिया, एग्रावेट कर दिया, उकसा दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, यानी घृणा करना, डिटेस्ट करना, नफरत करना। किसी भी चीज से नापसंदगी, डिसलाइक को क्या कहते हैं, अभोर कहते हैं। अभी एक आया था वर्ड, क्या था, एबोमिनेबल सब था ना। एबोमिनेबल का भी मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, और ये भी है अभोर का मतलब घृणा करना, नफरत करना। अब देखो अभोर को याद कर लो, भोर से, भोर का मतलब होता है सुबह का समय, वही जो 3-4 बजे की बात बता रहा था, उसी को कहते हैं भोर का समय। और सभी लोग भोर के समय में उठने से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, यानी डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, उसे ही कहते हैं अभोर। अब अभोर से ही बहुत सारा शब्द बना होता है, अभोर, अभोरेंस, अभोरिंग, यानी बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन मतलब सबका क्या होगा, घृणा करना, नापसंद करना। अब मुझे बताओ सारे शब्द याद है कि नहीं। पहला है अगस्त, यानी भव्य या शानदार। एबोमिनेबल, घृणा योग। 1 मिनट, एबोमिनेबल का मतलब घृणा योग। अब अभोर का मतलब घृणा करना, यानी ये एबल लगा है, अब एबल का मतलब होता है योग्य, और इसमें नहीं लगा है तो अभोर का मतलब घृणा करना। अब बताओ ये वर्ब है कि नहीं, कैसे पता, ना चेक कर लो हिंदी में। अब देखो अबॉर्टिव, यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। एनाथिमा, अभिशाप मिला है, कर्स मिला है। अनाथ की मां, अडेज, कहावत। एडिरेंट, एडिरेंट सपोर्टर या अनुयायी, यानी आधे रेंट पे कौन रखेगा, जिसका तुम सपोर्ट करोगे, अनुयायी रखोगे। एक्सीडेंटल, अबाउंड, एग्रावेट, यानी किसी चीज को उकसाना, किसी चीज को बद से बदतर बना देना। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई डाउट, इसके पहले से कोई डाउट, अगर इसके पहले कोई डाउट होगा तुरंत पूछो, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। डाउट नहीं है ना। देखो एक दिन एक बच्चे ने मेरे से एक डाउट पूछा था, क्वेश्चन क्या था उसका, कि सेंटर में और सेंटर में क्या अंतर है, अगर आया हो तो हाथ उठाए, है कोई। उस बच्चे का डाउट था कि सर सेंटर और सेंटर में क्या अंतर है। हालांकि मैंने बताया था, जैसे उसका कहना था कि सर पटना में जितने भी सारे कोचिंग संस्थान है, सबके आगे लिखा है CENTRE सेंटर, और एक होता है CENTER, तो दोनों का मतलब सेम है, यानी सेंटर और सेंटर में कोई खास फर्क नहीं है। बताते हैं लोग कि सेंटर का मतलब किसी जगह का केंद्र है, और सेंटर मतलब CENTRE का मतलब होता है कोई केंद्र, माने पढ़ाई का, यानी कोई जो चीजें दिखाई देने वाली चीज है फिजिकल, उसको कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रिटेन का और अमेरिकन का शब्द है, यानी एक को ब्रिटेन में हम कुछ और कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और होता है। चलिए आगे बढ़ जाए, लास्ट हेडिंग बता दो, लास्ट क्या कराया था। नाउन हमारा शुरुआत हो गया था, नाउन में हमने प्रॉपर नाउन को समझा था, प्रॉपर नाउन समाप्त हो गया था क्या, नहीं हुआ था, ओके। यानी लास्ट हेडिंग शायद ये रहा होगा, यानी कि जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी होते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने बोला फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, यानी बहुत सारे शब्द जो हैं, अब इन सारे शब्दों के लास्ट में लगा होता है एस। मैथमेटिक्स तो लग रहा है एस, तो एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या, सिंगुलर है ये। यानी कहने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स लिखा है, लगा है एस, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। चाहे अब देख लो यहां तो है, लेकिन इंग्लिश हो गया, अब इंग्लिश में क्या एस लगा है, हिस्ट्री में एस लगा है, पॉलिटी में एस लगा है, नहीं लगा है, तो वो भी होंगे सिंगुलर। यानी ये तो है एग्जाम का फेवरेट, यानी एग्जाम में इसके साथ आर लाया क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो जो शब्द है, तेज तो नहीं ना चल रहा हूं। यानी कि मेरा कहना है कि जितने नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं वो होते हैं सिंगुलर, और वर्ब लेंगे सिंगुलर। जैसे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स इज होगा, यानी मैथमेटिक्स इज, ना कि आर होता है। अब एक चीज का ध्यान दो कि मैंने बोला नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। लेकिन मैंने बोला कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट हो और नॉर्मल सी बात हो तो सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है प्लूरल। जैसे मैंने बोला, यहां लिखा हिस्ट्री,
अब हिस्ट्री लिखा और कर दिया इज, यानी हिस्ट्री क्या हो गया, एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट। अब मैंने लिखा हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि ये नेम ऑफ सब्जेक्ट के जैसा आया है। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट के जैसा आया तो सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर ले लिया। लेकिन मैं इसको कर दूं, अगर कर दिया हिस्ट्री, अब देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट है कि नहीं, यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, अब आगे कर दिया ऑफ और पर्सन को जोड़ दिया खान सर। अब मुझे बताओ कि नेम ऑफ सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑफ खान सर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ खान सर किया, बताओ खास हुआ कि नहीं हुआ, तो खास हुआ, तो खास के लिए क्या आएगा, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ खान सर। अब बताओ कि इज गुड की आर गुड, यानी कि नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो इज नहीं, क्या आएगा, आर आएगा। अब ऐसे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैंने बोला द हिस्ट्री ऑफ खान सर, द पॉलिटी ऑफ खान सर, द मैथमेटिक्स ऑफ पीके सर, अब क्या हो गया, ये सबके साथ आर लगेगा। समझ में आया। अब क्या करता है एग्जाम में कि यहां हिस्ट्री ऑफ खान सर करने की बजाय सीधा कर देगा कि माई, योर, हीज, यानी पोजीशन को दिखा दिया और कर दिया माई हिस्ट्री, माई हिस्ट्री। अब बताओ इज गुड की आर गुड, इज गुड या आर गुड, तो आर गुड होगा, क्योंकि यहां माई लिखने का मतलब क्या है कि ये भी कोई पर्सन है, यानी कि या ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े, किसी भी तरीके से जोड़ेगा तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कि द हिस्ट्री ऑफ खान सर करे या करे माई हिस्ट्री, तो अभी इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। यही आपको समझाना था। क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन पूछा है कि देयर इज 4 रोहन इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच। 4 सेंटेंस पूछा है, बताओ ए में कितने लोग हैं, बी में कितने लोग हैं, और सी में और डी में, यानी कि देखो चारों में बराबर बराबर हाथ उठा है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा उठा है, यानी इसको भी समझाने की जरूरत है। अब ध्यान दो कि यहां पर सबसे पहले यह समझना कि मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, मैंने यहां पर लिखा वर्ब, मैंने यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब आएगा, सभी साथ है। मैंने लिखा आई, क्या आएगा, एम। मैंने लिखा यू, क्या आएगा, आर। मैंने लिखा ही, क्या आएगा, आएगा कि नहीं, सभी के साथ आएगा। लेकिन अगर मैं कर दिया यहां पर हु, अब बताओ ई जाएगा कि आर आएगा, ई जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यहां ईज लगाया तो इसका मतलब हु के साथ ईज आ गया। अब क्या करूं कि मैं हु के साथ आर कर दूं। अब मुझे बताओ ईज में कितने लोग हैं और आर में ज्यादातर, अरे आर ना होगा, इसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं अंग्रेजी के साथ खेलना। अभी खेल के बता रहा हूं। अगर आपने आर कहा, अगर आप कहना चाहते हो कि हु के साथ आर आएगा, जितने लोग आर में हाथ उठाए थे लो लिख दिया ही, जितने लोग कह रहे थे हु के साथ ईज आएगा मैंने लिख दिया यू। अब बताओ गलत हुआ कि नहीं, यानी कि यहां पर इज है, यहां पर आर है, अब इसके पहले है सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है पता ही नहीं चलता है, इसे ही कहते हैं फॉल्स सब्जेक्ट, यानी झूठा सब्जेक्ट है ये मतलब आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से आता है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने लिखा है हु तो ये नहीं बता सकते कि इज आएगा कि आर आएगा, लेकिन आपने जैसे लिखा आई तो ये हो जाएगा एम। आपने लिखा हु और हु के आगे जैसे लिखा यू, तो मैंने लिखा हु और हु के आगे लिख दिया ही। समझ पाए? इसका मतलब कि ये फॉल्स सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट यहां पर है, यानी आई के हिसाब से एम आया है, यू के हिसाब से आर आया है और ही के हिसाब से इज आया है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है देयर के साथ। यानी देयर क्या कहता है कि देयर लिखा तो बताओ इज लगेगा कि आर लगेगा, नहीं बता सकते, यानी कि देयर के साथ इज भी लगा सकते हैं
और देयर के साथ क्या लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से, यानी यहां पर जो होगा उसके हिसाब से आएगा। अगर आपने बोला देयर के साथ इज लगाने को, मैं लगा दिया देयर इज और कर दिया बॉयज, बताओ गलत है कि नहीं? मैंने कर दिया कि देयर आर ओनली वन बॉय, गलत हुआ। इसे भी कहते हैं फॉल्स सब्जेक्ट। यानी ये कैसे बनेगा, तो मैंने यहां पर लिखा देयर और देयर के बाद आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन अगर यहां पर बॉयज कर दिया तो बॉयज है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहां देयर करके और कर दिया वनली वन, यानी वनली वन कर दिया तो वनली वन का मतलब होता है एक, यानी वनली वन है तो क्या हो जाएगा, एक। देखो अंग्रेजी में कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है जो आजकल के लड़के नहीं समझते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा 100, मैंने यहां पर लिखा 80, मैंने यहां लिखा 50, 21, बताओ इंग्लिश का शब्द है ये, अंग्रेजी में तो नहीं होता ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का ये शब्द नहीं है, अंग्रेजी में इसी 100 को कहते हैं ऑल, इसी 80 को कहते हैं मोस्ट, इस 50 को कहते हैं हाफ, और इस 20 को कहते हैं सम, और इसका कहते हैं वनली। अब वनली का मतलब क्या हो गया, एक। ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल के कट थ्रोट कंपटीशन में एग्जाम का लेवल इससे बढ़ा रहा है। अगर 100 कर दिया तो 100 सीधा बच्चा समझ जाए 100 लगा है तो बॉयज कर देंगे, लेकिन ऑल पे कंफ्यूज करेगा, सम पे कंफ्यूज करेगा, तो ये कंफ्यूजन का निवारण है ये सारे शब्द आपको आने चाहिए। अब क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वनली वन का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछा था, देयर, तो देयर के हिसाब से इज आर एम डिसाइड करेंगे, यानी देयर के हिसाब से नहीं होगा, इसके आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर देयर है तो देयर के हिसाब से इज और आर नहीं लगाएंगे, इसके आगे आने वाले देखेंगे। अब रोहन के बारे में बताया है और 4 उसको आइडेंटिफाई किया है, यहां देयर आर होगा, कैसे होगा तो ये आगे पता चलेगा, देयर आर 4, देयर आर 4। अब मैंने 1 लिखा तो क्या लिखोगे, बॉय। मैंने अगर 4 लिखा तो क्या करोगे, इसका मतलब कि इसको प्लूरल किए, और प्लूरल इसलिए हो गया क्योंकि 4 क्या है, प्लूरल है, यानी कि 4 प्लूरल है। तो अब बताओ कि 4 अगर प्लूरल है तो इज होगा कि आर होगा, तो इज को उड़ा देंगे, पहला कट गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 4, देयर आर 4, देयर आर 4, यानी यहां तक तो सही है। अगर सेंटेंस हमारा यहां तक होता तब तो सही कर देते तीनों के तीनों को, लेकिन इसके आगे क्या, जैसे बढ़े तो यहां है रोहन, यहां है रोहंस, यहां है रोहन, यानी रोहन रोहंस रोहंस 3 कंफ्यूज किया है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, इसको डिस्क्राइब करता हूं। मैंने यहां पर लिखा 1 तो क्या लिख दिया, मैंने यहां पर लिखा 2, क्या लिख दूंगा, बॉयज लिख दूंगा। अब देखो इस बॉयज को एक्सप्लेन करता हूं, इस बॉयज को तोड़ा 2 बॉय को, यानी कहने का मतलब यह है कि एक ये हो गया बॉय, यानी एक ये बॉय और एक ये बॉय, ये दोनों मिलके क्या हो गए, 2 बॉयज हुए कि नहीं, यानी एक ये और एक ये, इसलिए इसको लिखना पड़ा 2 और क्या लिखना पड़ा, बॉयज। ये तो हो गया, यानी कॉमन नाउन को हमने तोड़ दिया। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। अब क्या हो सकता है कि मैंने यहां पर लिखा राम, राम क्या है, सिंगुलर है, लेकिन मैंने कर दिया राम एंड रोहन। अब बताओ कि राम एक और रोहन एक मिलके क्या हो गए, और 2 सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है। तो यहां पर लिखा है राम, यहां पर लिखा है रोहन। अब मैं क्या करूं कि यहां पर मैंने लिखा रोहन और यहां पर भी लिख दिया रोहन। अरे जरूरी है कि एक ही घर से आ रहे हैं तो एक का नाम गीता और एक का नाम बबीता होगा, एक का नाम अनीता और एक का नाम का सुनीता होगा, नहीं है। यानी इस क्लास में भी एक नाम के 2 लोग होंगे, हो सकता है ऐसा। अब कहने का मतलब है कि एक रोहन ये और एक रोहन ये, यानी एक ये और एक ये मिलके कितने हो गए। तो यहां जब 2 हुआ तो बॉय को बॉयज में चेंज कर दिए, तो यहां 2 होगा तो 2 को क्या लिख दोगे, रोहंस कर दोगे। यहां पर क्या लगा दिए, रोहंस कर दिए, क्योंकि अगर एक होता तब रोहन हो जाता, लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, रोहंस। इसका मतलब यह है कि इसमें रोहंस नहीं किया है, इसको काट देंगे। अब क्या बच गया, सी और डी। अब सी और डी में ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे,
कहने का मतलब है, इसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफ एस। ये आपको नाउन केस में पढ़ाऊंगा। इसका मतलब होता है का, के, की। जैसे मैंने लिखा रोहन से, तो रोहन का। मैंने लिखा राम, राम का। यानी कहने का मतलब होता है ये एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव है ये, इसको लगाता है क्या, इसके बाद नाउन को मांगता है। कहने का मतलब ये है कि रोहन का, मोहन का, सोहन का, ये एपोस्ट्रॉफी इसका लगने का मतलब है का, के, की। ये पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, यानी देख लो, अब देयर है और देयर के बाद आर किसके हिसाब से आया है। अब यहां रोहन का क्या किया है, रोहन्स कर दिया है। इसका मतलब ये निकला कि हम प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं। यानी कभी भी आपको प्रॉपर नाउन का प्लूरल अगर देखने को मिले तो बिदक मत जाना, यानी कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाया जा सकता है। बताओ प्रॉपर नाउन से कोई डाउट है? अब नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को पढ़ते हैं, कॉमन नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन का बेसिक मतलब क्या है? कॉमन का ही बेसिक मतलब है कि जो सामान्य है, यानी सामान्य का मतलब यह है कि जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, यानी जिसके बारे में कम जानकारी है। मैंने लिखा पेन, तो पेन के बारे में ज्यादा जानते हो, यानी पेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पेन कैसा है, क्या है, कौन है, नहीं पता। लेकिन अगर आपने उसका डिटेल जानना है तो नाम पता कर लिए, उसका जो भी हर तरीके से पता कर लिए। यानी कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। यानी उसमें भी था और इसमें भी है। उसमें प्रॉपर नाउन में भी सेम था कि पर्सन क्या होगा, प्लेस क्या होगा, थिंग क्या होगा और एनिमल क्या होगा। अब यहां पर मैंने लिखा कि पर्सन अगर है तो पर्सन का क्या, अगर पर्सन हो सकता है तो उसमें क्या था, रोहन, मोहन, सोहन था। तो इसमें क्या होगा, बॉय, गर्ल। अब क्या बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। यानी कि जितने भी हैं नेम ऑफ प्रोफेशन सारे के सारे इसमें हो जाएंगे। डॉट 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 कर दिया। अब प्लेस में लिखा तो प्लेस में था पटना, था इंडिया, तो क्या हो जाएगा इसमें, कोई भी सिटी हो गया, कोई स्टेट हो गया, कोई कंट्री हो गया। यानी कोई नॉर्मल सा कंट्री का नाम नहीं होना चाहिए, कंट्री बस लिख दो। अब थिंग है, थिंग में तो हजारों है, लिखो ना। आपने लिखा पेन, बुक, ये सब के सब होंगे। पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, यानी जितना कॉमन समझाया था वो सब के सब हो सकते हैं। अब ध्यान देना एक चीज का, मैंने यहां लिखा टाइगर। अब बताओ ये टाइगर क्या है, यानी ये टाइगर ओरिजिनल वाला है। यानी वहां पर टाइगर था, वो था कुत्ता, यानी कुत्ते का नाम रख दिया टाइगर। लेकिन ये जो टाइगर लिखा है ये टाइगर ओरिजिनल वाला टाइगर है। तो बताओ कि अगर मैंने लिखा यहां पर टाइगर, कोई आपसे आए बड़ा ज्ञानी बन के और बोले कि बताओ टाइगर कौन सा नाउन है, बता दोगे? अब हो सकता है उसे ज्ञानता हो, ज्ञान की कमी हो तो बोल दे कि टाइगर एक कॉमन नाउन है। लेकिन आप बोलोगे, आप नहीं बोलना कि ये है, बस चुपचाप मुस्कुरा देना, बोला ठीक है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं। कहने का मतलब ये, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे से बहुत सारे लड़के मिलते हैं, कहते हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, हम लोगों को डिफीट करते हैं, लोगों को हराते हैं। 5 लोगों के सभा में हम लोग जब बैठते हैं तो हमसे कोई आगे नहीं निकलता है। मैंने बोला मत किया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। यानी कि आपका मेहनत जो है वो नहीं दिखना चाहिए। अब मेहनत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, मेहनत का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, सफलता का ढिंढोरा अपने आप पीट जाता है। यानी यहां पर लिखा टाइगर, तो टाइगर का मतलब टाइगर है। अब क्या हो सकता है, डॉग लिख दो, क्या लिख दो, टाइगर लिख दो, डॉग लिख दो, कैट लिख दो, डॉट 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 सारा लिख दो। जितने हैं सबके सब आएंगे कि नहीं, सभी के सभी आ जाएंगे। लिखो ना, हजारों कॉपी भर दो लिखने से ही। यानी ये सभी के सभी समझ में आया कॉमन। अब देखो कि कॉमन नाउन से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास और द स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। बताओ पहले में कितने लोग हैं, और दूसरे में, तीसरे में और चौथे में?
अब ध्यान दो, फिर से हाथ उठाए और बोला मत करो, बोलोगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो तुमको हाथ भी उठाना पड़ेगा वो नीचे कर देगा। बोला है आगे वाला। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे ये समझना है कि स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है कि नहीं, टीचर और स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है कि नहीं। पहचान करना सिखा दिया, यानी ये क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। याद रखना कि अगर कोई भी कॉमन नाउन हो, अगर कोई कॉमन नाउन अपनी आंखों से दिख गया, अब कॉमन नाउन अगर आंखों से दिखा तो सबसे पहले चेक करो सिंगुलर है कि नहीं। अब जैसे सिंगुलर पता चल गया कि सिंगुलर है, बोल देना कि इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। यानी कि सिंगुलर है, अगर कॉमन है सिंगुलर है तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, यानी कि सिंगुलर के साथ आर्टिकल आता ही आता है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि सिंगुलर है, सिंगुलर है कहने का मतलब अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ये तो अंडरस्टूड है आपका, यानी सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर लेगा, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। अब एक बात मुझे बताओ कि मैंने लिखा है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल आएगा, इसका एक दूसरा मतलब क्या हुआ कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो जाए, अगर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा। अगर आता तो सीधा लिखवा देता, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा लिखवा देता क्या कि कॉमन नाउन ही क्या आता है, आर्टिकल के साथ आता है, बिना आर्टिकल कॉमन नाउन नहीं आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने यहां देखा बॉय, अब बताओ बॉय कॉमन नाउन है कि नहीं, तो बॉय है तो द बॉय करना पड़ेगा। गर्ल लिखा, बताओ कॉमन नाउन है कि नहीं, तो द गर्ल करना पड़ेगा। मैंने लिखा टीचर, अब टीचर कॉमन नाउन है तो क्या लिखना पड़ेगा, द लिखना पड़ेगा। अब इतने जितने भी सारे हो, यानी द टीचर, द डॉक्टर, यानी कि जितने भी हैं सब बिना द के नहीं आएंगे। अब मेरा कहना यह है कि अगर मैंने जैसे यहां पर बॉय को चेंज किया बॉयज में, बताओ द आएगा, नहीं आएगा। आप तुरंत जवाब देते हो, अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे सर बता नहीं सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने क्या सीखा कि यहां पर एस है, प्लूरल है, तो नॉर्मली यानी एस लगने से प्लूरल है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। कितना, 80%, यानी मोस्ट ऑफ द केस में क्या आ जाएगा, आर्टिकल हट जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर 80% नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है 20% आएगा। और वो किसके साथ आएगा, किसके साथ आर्टिकल आएगा, जब ये खास हो, जब क्या हो, ये खास हो। अब खास की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी एक क्वेश्चन का आंसर ये दे दो जिनका हाथ नहीं उठा था। अब मुझे बताओ एक बात कि यहां पर टीचर और स्टूडेंट कॉमन शब्द है, तो कॉमन है तो सिंगुलर भी है, क्योंकि सिंगुलर का पहचान क्या है, एस और एस नहीं लगा है, यानी कि स्टूडेंट सिंगुलर होता है, स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, टीचर सिंगुलर होता है, टीचर्स प्लूरल होता है। अब बताओ प्लूरल है ये, तो जब प्लूरल नहीं सिंगुलर है तो इसका आर्टिकल कहां है, इसलिए ए और बी क्या हो गया, अब यहां क्या हो गया, द टीचर द स्टूडेंट। समझ में आया दोनों का। अब देखो एक चीज को समझो, यहां पर क्या है कि आपने देखा कि आर्टिकल द आया है, अब द भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने लिखा कि अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, यानी यहां लिख दिया अ स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही से माना जाता है, यानी कि द को ज्यादा सही माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी नेम ऑफ प्रोफेशन की बात करें, नेम ऑफ प्रोफेशन जब भी आपका इस्तेमाल होता है उसमें अगर सब्जेक्ट की जगह आए, कहने का मतलब यह है कि अगर नेम ऑफ प्रोफेशन हो, नेम ऑफ प्रोफेशन अगर हो गया तो यह हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा। अब कॉमन नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह आए तो यहां द भी सही है और अ भी सही है। अगर कॉमन नाउन एक ऑब्जेक्ट की जगह आए, यहां ए भी सही है और द भी सही है, दोनों के दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही होता है द, ए चल जाएगा, सही है, ज्यादातर देखने को ए नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर लिखा है कि अ होगा, ये मतलब ज्यादा सही ए होगा और कम सही क्या होगा, द होगा। ज्यादा सही और कम सही का सीधा सा ये मतलब है कि मतलब कोई गलत नहीं काटोगे, यानी एक, अब जैसे आपको मैंने पढ़ाया कि द लगेगा तो द खास के साथ लगता है, अब कहीं कोई एग्जांपल देख लिया कि अ लगा है तो गलत काट दोगे, अब गलत नहीं काटना, यानी कि दोनों के दोनों सही है। समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। टीचर्स आर टीचिंग और स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बताओ ए में है कोई, बी में है कोई? क्यों नहीं हो? क्योंकि आप यहां क्या है, सबसे पहले क्या देखे? कॉमन नाउन, यानी टीचर और स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब प्लूरल है तो इसके साथ आर्टिकल द या आर्टिकल कोई भी नहीं आएगा, इसलिए सी और डी राइट हो गए। समझ में आया? यानी कि ये आपका नॉर्मल सा है कि सिंगुलर और प्लूरल पे डिपेंड करता है कि आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन, यहां लिखा है क्या कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, और दूसरा है द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। बताओ पहले में कितने लोग हैं और बी में कितने लोग हैं? ज्यादातर है। यानी कहने का मतलब ये है, आप लोग पता नहीं कैसे सेकंड वाले में हाथ उठा रहे हो, यहां बोला गया है स्टूडेंट्स और यहां स्टूडेंट्स, यानी दोनों के दोनों प्लूरल है तो दोनों के दोनों गलत होंगे ना? नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि प्लूरल वाला तो समझ गए, यानी 80% के साथ कोई भी आर्टिकल या आर्टिकल द नहीं आएगा, लेकिन 20% के साथ तो आएगा। हो सकता है ये सेंटेंस 20% का हो। अब 20% का सेंस कैसे चेक करेंगे कि स्पेशल है कि नहीं? लिखा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, यानी कि स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, खास काम कर रहे हैं। अरे स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, तो पढ़ना पढ़ाना अगर हो रहा है तो कोई खास काम हो रहा है? अगर पढ़ना पढ़ाना के अलावा कुछ और हो, यानी क्या हो रहा है? यहां लिखा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल द लेके पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, यानी कि स्टूडेंट्स मैनेजर की पिटाई कर रहे हैं। खास है कि नहीं? खास अगर ना समझ में आए फोन लगा लो। फोन लगा क्या बोले कि एसपी साहब जल्दी से फौज लेके आइए, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। फौज लेके आएंगे? 4-5 ऊपर से सुना देंगे। लेकिन आपने बोला कि एसपी साहब जल्दी से फौज लेके आइए, या स्टूडेंट मैनेजर की पिटाई करे, तुरंत लेके चले आएंगे। यानी क्यों लेके आए? क्योंकि खास है, और खास होता तो उसके साथ आर्टिकल द लग जाता है। यही सिखाना चाहता था वो कॉमन में। कॉमन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाए, बताओ किसी को डाउट तो नहीं है? अब एक चीज का ध्यान दो कि इसके बाद जो शब्द है आपका, यानी प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, और इसके बाद क्या आएगा? कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? तो कलेक्ट के शब्द से मीनिंग निकालना सीखो। यानी मैंने लिखा कलेक्टिव और नाउन। अब मुझे बताओ कलेक्टिव नाउन इसका नाम क्यों पड़ा? मैं अगर बोलूं कि कलेक्टिव नाउन पड़ा क्यों? क्योंकि हर एक चीज का प्रमाण है, हर एक चीज का नाम रखा है तो कुछ ना कुछ देख के रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका अगर नाम रखा है कलेक्टिव, तो कलेक्टिव का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो कलेक्टिव का मतलब निकालने से पहले मैं बताऊं कि मैंने लिखा कलेक्ट। कलेक्ट क्या मतलब होता है? जमा करना। क्या करना? अब बताओ कि ये नाउन है कि नहीं? क्या है ये? वर्ब है। लास्ट में क्या लगा है? यानी कि ये है वर्ब। अब मैंने सिखाया था आपको कि कोई भी शब्द हो, उस शब्द को उठाओ और उस शब्द के साथ कुछ शब्द और जोड़ दो। वो क्या जोड़ने वाले शब्द हैं? जैसे आपने लिख दिया ION, यानी क्या कर दिया? अब कलेक्शन किया तो कलेक्शन का मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी कहने का मतलब यह है, कलेक्शन का मतलब होता है जमा राशि। अब जमा राशि बोल दो, जमा चीज बोल दो, कोई भी सामान बोल दो, उसका मतलब कलेक्शन है। यानी किसी भी शब्द में अगर ION लग गया, इसका मतलब क्या होगा? नाउन होगा। छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, नॉर्मल से जो एग्जाम होते हैं, नॉर्मल से एग्जाम जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, यानी छोटे मोटे जो एग्जाम है, LDC हो गया, MTS हो गया, इन छोटे मोटे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न लिखे गए क्वेश्चन में से कौन सा नाउन है। तो अगर 4 ऑप्शन दिया और एक ऑप्शन में लग गया ION, तो तुरंत पहचान लोगे कि नहीं? पहचान लोगे। ठीक ऐसे ही अगर कोई शब्द है, अगर इस शब्द के साथ आपने लगा दिया IVE, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और इस IVE का मतलब होता है वाला वाली, यानी वाला और वाली। अब देखो
इसका नाम कलेक्टिव नाउन इसलिए पड़ा क्योंकि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, यानी कलेक्ट का मतलब जमा करना, आई भी का मतलब वाला वाली, दोनों को अगर जोड़ दिया तो बन गया जमा करने वाला नाउन, यानी जमा करने वाला नाउन, जमा करने वाली नाउन, यानी वह नाउन जो जमा करने वाला है, वह नाउन जो ग्रुप को दिखाना है। तो बताओ कि नाम रखना सही हुआ कि नहीं कलेक्टिव? यानी कि अगर उस ग्रुप के अंदर, अगर उसके कैटेगरी के अंदर वो सारे आ रहे हैं जिनको हम जमा करते हैं, जिनको ग्रुप में बनाते हैं, तो उसका नाम लिखना कलेक्टिव सही है कि नहीं? सही है। तो इसमें सारे ग्रुप आएंगे, यानी ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, ये ग्रुप को दिखाता है, और ग्रुप को दिखाने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। अब ध्यान देना कि आपको इसका जितना भी कलेक्टिव नाउन जो शब्द बनते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि आपको पूरा का पूरा नाउन का एक मैं बुकलेट टाइप का दूंगा जिसमें आपको सारी चीजें, जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके अंदर एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट में सारे नाउन होंगे जो कलेक्टिव के होते हैं, उसको बहुत बढ़िया से आपको पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ आप बढ़िया से पढ़ लेना और उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। क्लियर है? अब देखो इसे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है इसको समझते हैं। जैसे देखो लिखा है क्या, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। बताओ ए में कितने लोग हैं, बी में, सी में? अब देखो बी और सी, ए को अगर मैं नेगलेक्ट मान रहा हूं तो ज्यादातर हाथ बी और सी में उठा है कि नहीं? आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब ध्यान दो, यानी कि दोनों में मतलब हाथ उठाया, अभी सही गलत थोड़े कर रहा हूं, सही गलत तो आपको करना है। अब ध्यान से समझो कि मैंने लिखा है अ टीम, अब बताओ अ टीम एक ग्रुप है कि नहीं? यानी अ टीम एक ग्रुप है, अ टीम एक ग्रुप है, यानी कि जो सीट आपको दूंगा उसे सारे ग्रुप आपको याद हो जाएंगे। एक बार सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा था, अ डॉट 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 ऑफ लॉयंस, यानी कि शेरों के समूह को क्या कहते हैं? प्राइड कहा जाता है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बंडल ऑफ कार्ड्स, बुके ऑफ फ्लावर, यानी अ बंच ऑफ कीज, यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है वो एक गुच्छा में लगा होता है, यानी उसे बंच कहते हैं। यानी कि जितने भी शब्द गुच्छे के अंदर आते हैं उसमें लिखा होगा, यानी बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, यानी जितने भी गुच्छे में आ जाएं उन सबको हम बंच कह देंगे। क्लियर है? बंडल ऑफ कार्ड्स होता है। अब एक बात का ध्यान दो, यानी कि मैंने लिखा अ टीम, अ टीम, इसका मतलब कि यहां एक से ज्यादा लोग होंगे। अब मैंने लिखा यहां पर वन, तो वन के साथ क्या लगाओगे? बॉय, लेकिन इसको मैंने कर दिया टू, क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। अब मैं मानूं कि अगर एक टीम है ये, यानी अ टीम है, मैं क्रिकेट की एक टीम अगर मान लूं, आप लोग टीम लगाते होगे ड्रीम 11 पे, ड्रीम 11 पे टीम लगाते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया तैयारी। कहने का मतलब यह है कि आप जब ड्रीम 11 पर टीम लगाते हो तो एक प्लेयर को चुनते हो कि एक से ज्यादा प्लेयर को चुनते हो? कितने प्लेयर को चुनते हो? 11? तो 12, मुझे नहीं पता 12 होते हैं क्या उसमें? अगर मैं क्रिकेट टीम के बारे में बात करूं तो जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं 11 लोग खेलते हैं, तो 11 है तो बॉय होगा कि बॉयज होगा? बॉयज होगा। अब ठीक मैं ऐसे ही कर दिया, इसको मैंने लिख दिया 1 तो आगे कर दिया प्लेयर। अब मैंने कर दिया 2 तो क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। अगर 11 कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्लेयर्स हो गया। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक से ज्यादा अगर बढ़ता है हम उसे प्लूरल बना देते हैं, करते हैं। तो अगर टीम को मैं काट के, अगर इस टीम को काट के यहां पर 11 लिख दिया तो बताओ प्लूरल है कि नहीं? एक से ज्यादा लोगों का हुआ कि नहीं? तो एक से ज्यादा के लिए प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा? तो प्लेयर को उड़ा दिया। अब क्या हो गया? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यानी कि अगर सेंटेंस आपका यहां तक होता दोनों के दोनों सही होते, लेकिन जैसे हमने आगे बढ़े, जैसे हम इसके आगे बढ़े, हमने क्या देखा कि लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहां लगा है आर और यहां लगा है इस। आप यकीन मानो कि बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक लौता ये कॉन्सेप्ट है कि जो कि बहुत सारे नियमों पे, बहुत सारे जगहों पे लागू होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी प्रेपोजिशन है, जैसे मैंने लिखा ऑफ,
यानी कि अगर ऑफ देखा, बताओ ऑफ प्रीपोजिशन है कि नहीं? यानी जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, ऑफ, इन, ऑन, जितने भी होंगे, बिटवीन, ये सभी के सभी होते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से आगे आने वाला शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? अब मुझे बताओ कि इस वर्ब पे इस ऑब्जेक्ट का प्रभाव है? यानी कि अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो कोई गलत होगा। मैंने लिखा यहां आई तो क्या लिख दिए? मैंने लिखा यू तो क्या लिख दिए? मैंने लिखा राम तो क्या लिख दिए? अब बताओ यहां आने वाले ऑब्जेक्ट से कोई इसका मतलब है? यानी कि आता है वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट के हिसाब से आया यहां पर, तो सब्जेक्ट ये नहीं है। लड़का क्या देखता है? एग्जाम में बैठता है तो लड़का देखता है कि ये प्लेयर्स ही है, प्लेयर्स के हिसाब से आ रहा है। उसे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि ये ऑफ के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है, और कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो फिर सब्जेक्ट हुआ क्या? अ टीम। सब्जेक्ट हुआ क्या? यानी यहां पर है सब्जेक्ट, यहां पर है वर्ब। सब्जेक्ट के बीच में दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी आता है? नहीं आता है, और बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस होल्डर है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर लगा है सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसे मान लो सिंगुलर है? सर यहां पर ए लगा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? अ का मतलब होता है एक। लेकिन अगर मैं इस ए को हटा दूं और ए की जगह पर अगर टू कर दिया तो बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो यहां टीम का क्या हो जाएगा? टीम्स हो जाएगा। यानी यहां पर अभी ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा? इसलिए आर को उड़ा देंगे, यानी ए और बी गलत हो गया, सी राइट हो गया। लेकिन यहां पर कर दे टू टीम्स ऑफ और यहां कर दिया प्लेयर्स, क्या आ जाएगा? इसका मतलब कि ये क्या है? प्लूरल है, और इसलिए यहां पर आर आया है। बताओ कोई रटने वाली बात है? किताबों में लिख देता है कि अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन हमेशा होता है प्लूरल, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। बताओ सही है ये लिखना? यानी कि आपने क्या सुना कि किताब आज ही खोल के देखना, लिखता है क्या कि अ प्लस कलेक्टिव वर्ड, कोई कलेक्टिव वर्ड कर दिया, और कोई कलेक्टिव वर्ड है और प्लस ऑफ लगाया और प्लस नाउन कर दिया, प्लस नाउन किया। अब क्या बोला कि ये वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? ऐसा लिख दिया। बताओ गलती काटा कि नहीं इसको? अभी मैंने गलत काटा कि नहीं? कि यहां पर देखो, यहां पर सिंगुलर आया है। अरे सिंगुलर और प्लूरल तो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल होना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है वर्ब में। यानी यहां पर प्लूरल कर दोगे प्लूरल हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये गलत हुआ कि नहीं? लिखना गलत है ये। कहने का मतलब ये है कि अरे जब तक ये सिंगुलर होगा तभी तक ये सिंगुलर होगा, इसको जैसे प्लूरल कर दिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बताओ इसका आंसर क्या है? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ बी में कोई है? नहीं है। कहने का मतलब है कि ये है आपका सिंगुलर, और यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। काट दिया और एक को राइट कर दिया। क्लियर है? और देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है? अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, अ हर्ड ऑफ डियर्स आर इज रनिंग। ए में है कोई? है 4-5, बहुत बढ़िया। बी में कितने लोग हैं? और सी में, और डी में, और ई में कितने लोग हैं? अब जो हाथ उठाया था पहले में वो हाथ नीचे कर दिया। एक बात का ध्यान दो कि जिस लड़के ने ए में हाथ उठाया है, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है, लेकिन मैं आपसे बेहद प्रसन्न हूं, इसलिए खुश हूं मैं, क्योंकि जरूरी देखो, जरूरी ये नहीं है कि आप जो सिखाए वो सीख गया। यानी जरूरी ये है कि आपने जितना सिखाया। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर गलत जवाब दे दिया इसका मतलब क्या है? वो गलत हो गया। यानी कि अगर आपने जो सिखाया वो सीख लिया उतना, इसका मतलब वो सही रास्ते पे चल रहा है, आपके आज्ञा का जो है पालन कर रहा है। इसीलिए मैं खुश हूं कि पहला आंसर दिया। उस लड़के ने क्या सोचा कि यहां सर लिखा है अ फ्लॉक ऑफ,
और यहां सिप करेगा क्योंकि लिखा है प्लूरल। जैसे था टीम ऑफ प्लेयर्स किया, अब यह फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, एक से ज्यादा होंगे, इसीलिए उसने सिप्स कर दिया। और यहां पर क्या है, इज होगा और ये आर नहीं होगा, ये तो चलो है। यानी कि यहां पर इस सोच के साथ उसने आंसर दिया था, इसीलिए मैं खुश हूं क्योंकि इसके पहले ही रूल ये बताया था और उसी रूल के हिसाब से इसने बताया। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पहले जो समझाया समझ में आया, तो आगे जो समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा? 100% आएगा। कहने का मतलब ये है कि गलती ये इसकी है, यानी कॉन्सेप्ट की गलती नहीं है, ये गलती है इस आने वाले शब्द की, इस आने वाले वर्ड की। अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहते हैं। चाहे उनका सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, वो दोनों एक जैसे रहेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां 1 तो क्या लिख दिया बॉय, मैंने लिखा यहां पर 10 तो क्या लिख दोगे, बॉयज लिख दोगे। क्लियर है? अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1 तो आपने लिख दिया सिप। क्लियर? अब मैं यहां पर लिखा 10 तो क्या लिख दोगे, सिप्स करोगे। यानी कि इसमें भी सिप होगा और इसमें भी सिप होगा। मैंने लिखा 1 तो क्या होगा डियर, और मैंने यहां पर लिखा 10 तो क्या होगा डियर। अब डियर का डियर्स मत कर देना, ये कंसेप्ट की गलती है, यानी सॉरी इस वर्ड की गलती है, ना कि कंसेप्ट की गलती है। कंसेप्ट तो अपने जगह पर सही है, यानी आने वाले सब जैसे स्वाइन हो गया तो एक हो तो भी स्वाइन और एक से ज्यादा हो तो भी स्वाइन, यानी सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहेंगे। मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहां पर लिखा है सिप, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के नहीं बता सकते, समझ में आया? यानी कि अभी कुछ नहीं बता सकते कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब मैं क्या किया कि यहां लिख दिया 1 हुआ, मैंने कर दिया 10, लेकिन इस पे कोई प्रभाव पड़ा? इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या यही तरीका है सिंगुलर और प्लूरल बनाने का? ऐसे भी बना सकता है एग्जाम। उसने क्या किया कि यहां लगा दिया आर, क्या है ये, प्लूरल हो गया। इसने क्या कर दिया, लगा दिया इज। समझ में आया? यानी कि इसका अभी जब तक इसके आगे पीछे कुछ ना लगाओ तब तक पता नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। यानी कि जब 1 लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा, 1 प्लस कर दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन देखता हूं कैसे गलत हो जाता है। लिखा है क्या, लिखा है अ फ्लॉक ऑफ शिप। अब बताओ शिप का शिप्स होता है, इसीलिए गलत हो गया। जो आंसर इसमें उठाया वो समझ में आया होगा। अब लगा है अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, यहां भी किया है, यानी यहां भी किया और यहां आर भी कर दिया। ब्लंडर है ये, तो दोनों का दोनों गलत है, यानी ये पूरा गलत हो गया। यहां लिखा है फ्लॉक ऑफ, अब शिप का शिप किया है। अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगा, आया है तो क्या हो गया। यहां लिखा है हार्ड ऑफ डियर, अ हार्ड ऑफ डियर यानी डियर का डियर्स। यहां लिखा है हार्ड ऑफ डियर, अब यहां इज क्यों आया है, यहां पे सिंगुलर है इसलिए ये सही हो गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ कि यहां पर किताब ने एक रूल छापा था, याद करो उसे। रूल क्या छापा था कि अ प्लस कलेक्टिव वर्ड हो प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो नाउन हमेशा होगा प्लूरल। गलत हुआ कि नहीं? इसके पहले इसको गलत काटा, उसके बाद इसको गलत काटा, जरूरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते। अब यहां प्लूरल लिखने का मतलब ये है कि लड़का प्लूरल कर देता है, शिप्स कर देता है, डियर्स कर देता है, स्वाइन्स कर देता है, यानी यहां पर प्लूरल जो होगा वो आगे आने वाले वर्ड के हिसाब से होगा। अगर जो वर्ड होगा जो प्लूरल एस और यस लग सकता है तो लगा देंगे, नहीं लगेगा तो नॉर्मल सा रखेंगे। समझ में आया? यानी ये होता है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ, यहां तक कोई आपत्ति, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगा। क्लियर है? तो मिले कल नए जोश और जुनून के साथ।